हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा बैंकिंग का टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। बैंकिंग का जो टेस्ट था वो टेस्ट था SKPO2 AOKN। रोज़ की तरह इसका भी लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन के अंदर। जिसने भी ये टेस्ट ना किया हो पहले डाउनलोड करके आप टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो और उसके बाद इस वीडियो को देख सकते हो। आज जैसे कि क्लास में भी अपनी बात हुई थी कि हम इस टेस्ट का पैसेज डिस्कस करेंगे, तो हम इसका पैसेज ही डिस्कस करने वाले हैं। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए मैं वो बता देता हूँ। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट करते हुए सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान रखनी होती है वो ये ध्यान रखनी होती है, क्योंकि देखो बैंकिंग के अंदर पैसेजेस क्या होते हैं वो थोड़े से बड़े आते हैं। अब पैसेजेस बड़े आते हैं तो हम जब पैसेज को पढ़ रहे होते हैं तो हमारे साथ कई बार क्या होता है, अभी हम शायद उतने एविड रीडर नहीं हैं, तो हमारे साथ होता क्या है जनरली कि हम स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जब हम लास्ट तक पहुंचते हैं तो हम स्टार्टिंग वाला भूल जाते हैं कि स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ था। ठीक है ना। तो कभी भी किसी भी बड़े पैसेज को पढ़ते हुए दिमाग में दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज कि हर पैराग्राफ का आपको एक जीस्ट निकालना है, आपको समराइज करना है। पहला पैराग्राफ पढ़ा, छोटा है बड़ा है, जितना भी पैराग्राफ है उसको समराइज करके माइंड में रखना है कि हाँ इस पैराग्राफ के अंदर इस चीज के बारे में बात है। ठीक है ना। पैराग्राफ वाइज अगर याद रखोगे तो आपको एटलीस्ट ये चीज रहेगी कि कौन सा क्वेश्चन है, किस चीज के बारे में है, तो उस क्वेश्चन का आंसर अगर दोबारा से पढ़ना पड़े पैसेज के अंदर तो हम ढूंढ सकते हैं। पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना। हम ये काम नहीं करेंगे, हम उल्टा चलेंगे। हम क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस को पढ़ के हम ये डिसाइड भी कर सकते हैं, मान लो एग्जाम के अंदर दो पैसेज आ रहे हैं तो हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें पैसेज करना है या नहीं करना है। क्वेश्चंस ही हमें बताते हैं कि आप पैसेज करो या ना करो। ठीक है ना। क्योंकि क्योंकि देखो दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन होते हैं जो इन्फ्रेंस बेस्ड होते हैं और एक क्वेश्चन होते हैं जो फैक्ट बेस्ड होते हैं। अब इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, वो क्वेश्चन जिनके अंदर ऑथर पूछता है कि मतलब एग्जामिनर ये पूछता है कि इन दिस पैसेज ऑथर वांट्स टू से, in this passage the most likely true statement would be, in this passage if any of the following statement becomes true then this can become lesson, या this can become weaken, this statement can become less in importance, कुछ भी इस टाइप के। और फैक्ट बेस्ड होते हैं कि इस पैसेज के अंदर आइसोटॉप्स या किसी भी चीज को जब डिस्कशन किया गया है तो व्हाट इज आइसोटॉप्स, ये क्वेश्चन होते हैं फैक्ट बेस्ड। और इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं दूसरे। अब आपको एक चीज बताता हूं, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आप अगर पैसेज की अंडरस्टैंडिंग बना के आते हो तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अगर इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस की चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा चीज़ों के ऊपर। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन को देखते हुए सबसे पहले हम उसके क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस के बेसिस पे ही हम डिसाइड करेंगे। मान लो देखो मेंस के अंदर जैसे दो पैसेज आते हैं, ठीक है, वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज वन एंड द ओनली थिंग विच कैन इम्प्रूव योर मार्क्स। क्यों? क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में तो सारी चीज सामने दी हुई है, आंसर भी सामने दिया हुआ होता है, आपको तो बस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। और मैं जो जैसा आपको बताता हूँ कि रीडिंग कर लो रीडिंग कर लो, अगर रीडिंग अच्छे से करनी स्टार्ट कर दी ना तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कुछ भी नहीं बचता। आज हम देखते हैं इस पैसेज को और इस पैसेज की हेल्प से देखते हैं कि क्या रीडिंग सच में हेल्पफुल है। देखो देख रहे हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं इस पैसेज के।
कह रहा है इन द पैसेज, फर्स्ट क्वेश्चन, इन द पैसेज द ऑथर इज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन द पैसेज द ऑथर, मतलब ऑथर पूरे पैसेज में क्या कहना चाहता है, ये देखो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ये पूरे पैसेज की इन्फ्रेंस है ये। अगला क्वेश्चन देख रहे हो, कह रहा है द ऑथर ऑफ द पैसेज वुड बी मोस्ट लाइकली टू अग्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मिलनकोविच थ्योरी। ठीक है, कोई मिलनकोविच थ्योरी है, उसके बारे में ऑथर जो है किस चीज़ से एग्री कर रहा होगा, पता नहीं, देखते हैं। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट द आइसोटॉप रिकॉर्ड टेकन फ्रॉम ओशियन सेडिमेंट्स वुड बी लेस यूजफुल टू रिसर्चर्स इफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रू। अब देखो वही चीज़ आ गई, मैं आपको बता रहा था ना कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे दे देगा कि भाई कौन सी चीज़, मतलब ये चीज़ कैसे इंपॉर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट हो जाएगी अगर इनमें से कुछ ट्रू हो जाए। तो ये भी इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चन है, आइसोटॉप्स के बारे में कुछ पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द रेशियोज ऑफ ऑक्सीजन आइसोटॉप्स इन ओशियन सेडिमेंट्स। ठीक है, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन आइसोटॉप्स के बारे में पूछ रहा है, क्या चीज़ ट्रू है। ठीक है, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट प्रिसिपिटेशन formed from evaporated ocean water has। अगेन सारे के सारे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द आइस एजेस। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स, कैल्शियम कार्बोनेट शेल के बारे में कुछ पूछा है। द पर्पज ऑफ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पैसेज इज टू, लास्ट पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहा है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन एडवांटेज ऑफ स्टडिंग द आइसोटॉप रिकॉर्ड ऑफ ओशियन सेडिमेंट्स इज दैट इट। ठीक है, अल्टीमेटली कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। ये बार बार ना हमें किस चीज़ के ऊपर लेके आ रहा है, ये बार बार हमें लेके आ रहा है आइसोटॉप्स के ऊपर। शायद हो सकता है पूरा पैसेज ही आइसोटॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है, अभी तो हमें नहीं पता है। लेकिन एक चीज़ देखो, सारे के सारे क्वेश्चन ना इन्फ्रेंस बेस्ड हैं। ठीक है, अब देखो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन भी इजी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फैक्ट बेस्ड ज़्यादा इजी होते हैं, मैं ये कहूँगा। इन्फ्रेंस बेस्ड भी इजी होते हैं लेकिन फैक्ट बेस्ड ज़्यादा इजी होते हैं। फैक्ट बेस्ड ज़्यादा इजी क्यों होते हैं, क्योंकि सामने लिखा हुआ होता है फैक्ट, ये रहा। ठीक है ना, राजा की 4 रानियां थी, क्वेश्चन आ गया राजा की कितनी रानियां थी जी, 4 रानियां थी। ये होते हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि राजा की जो 4 रानियां थी उनमें से सबसे बढ़िया बिहेवियर किसका था। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इनडायरेक्ट वे में, लिखा नहीं होगा उसके अंदर, पैसेज के अंदर। ठीक है ना, तो ये हो जाती है इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। तो हमें दोनों टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखना है। तो आज हम सीखते हैं इस पैसेज को, और इस पैसेज की हेल्प से हम ये सीखते हैं कि कैसे हमारी अप्रोच होनी चाहिए पैसेज को रीड करने की, कैसे हम इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं पैसेजेस के अंदर। ठीक है, पढ़ रहे हैं, देखो पैसेज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो क्या लिख रहा है, ये नाम है मिलनकोविच। कह रहे मिलनकोविच प्रोपोज्ड इन द अर्ली 20th century that the ice ages were caused by variations in the earth's orbit around the sun। कह रहे मिलनकोविच जो थे उन्होंने एक प्रपोज किया कि अर्ली 20th सेंचुरी में उन्होंने प्रपोजल दिया। क्या प्रपोज किया, उन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा कि आइस एजेस वर कॉज्ड बाय वेरिएशन इन द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन। उन्होंने कहा कि आइस एजेस क्या होता है, जब पूरी पूरी अर्थ पे सिर्फ आइस ही आइस होती है, आइस एज मतलब युग। तो आइस एजेस वर कॉज्ड बाय वेरिएशन इन द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन। कह रहे हैं कि आइस एजेस इस कारण से हुई क्योंकि हमारी अर्थ की ऑर्बिट में, सन के अराउंड हमारी अर्थ की जो ऑर्बिट है उसके अंदर कुछ चेंजेस आए थे, कुछ वेरिएशंस आई थी। For some time, this theory was considered untestable, largely because there was no sufficiently precise chronology of the ice ages with which the orbital variation could be matched। कह रहे फॉर सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए, दिस थ्योरी वॉज कंसिडर्ड अनटेस्टेबल, इसको ऐसा माना जाता था कि इसको टेस्ट नहीं किया जा सकता। टेस्ट नहीं किया जा सकता मतलब इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता कि ये थ्योरी ओके है या नहीं है। तो कह रहे हैं लार्जली बिकॉज देर वॉज नो सफिशिएंटली प्रिसाइज क्रोनोलॉजी, और स्पेशली किस लिए, क्योंकि कोई भी प्रिसाइज क्रोनोलॉजी नहीं थी। प्रिसाइज होता है एक्यूरेट,
और क्रोनोलॉजी होता है, मतलब क्रोनोलॉजी का मतलब हो जाता है टाइम सीक्वेंस, ठीक है ना, स्टडी ऑफ टाइम, दैट इज क्रोनोलॉजी। तो क्योंकि कोई भी एक्यूरेट क्रोनोलॉजी नहीं है आइस एजेस की विद विच द ऑर्बिटल वेरिएशन कुड बी मैच्ड, हमें पता ही नहीं कब कब आइस एज आई है, तो किसके साथ हम इस चीज़ को मैच करें। आगे देखो, तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर तो इसने एक छोटी सी चीज़ लिखी है कि मिलनकोविच ने कोई प्रपोजल दिया आइस एजेस के लिए, और पहले ये माना जाता था कि ये टेस्टेबल नहीं थी। आगे देखो क्या लिखना है। To establish such a chronology, it is necessary to determine the relative amounts of land ice that existed at various times in Earth's past. कह रहा है अगर आप इस क्रोनोलॉजी को एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव अमाउंट ढूंढने पड़ेंगे लैंड आइस के दैट एग्जिस्टेड एट वेरियस टाइम्स इन अर्थ्स पास्ट, कि लैंड के ऊपर कितना आइस था अलग अलग टाइम पे, इस चीज़ के अमाउंट को आपको चेक करना पड़ेगा। ए रीसेंट डिस्कवरी मेक्स सच ए डिटर्मिनेशन पॉसिबल। तो कह रहे हैं कि एक रीसेंट डिस्कवरी हुई है जिससे ये चीज़ पॉसिबल हो चुकी है, आप पता लगा सकते हो। कह रहे रिलेटिव लैंड आइस वॉल्यूम फॉर अ गिवन पीरियड कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द रेशियो ऑफ टू ऑक्सीजन आइसोटॉप्स 16 एंड 18 फाउंड इन ओशियन सेडिमेंट्स। कह रहा है आप लैंड और आइस वॉल्यूम को ना, रिलेटिव लैंड आइस वॉल्यूम को आप फॉर ए गिवन पीरियड कैन बी डिड्यूस, आप चेक कर सकते हो, निकाल सकते हो। डिड्यूस का मतलब होता है निकालना, तो आप निकाल सकते हो फ्रॉम द रेशियो ऑफ टू ऑक्सीजन आइसोटॉप्स, दो ऑक्सीजन आइसोटॉप्स 16 और 18 की हेल्प से। और जो मिलते कहाँ हैं, फाउंड इन ओशन सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स होती हैं जो वो मैटर होता है जो सी में, ओशन में नीचे जाके बैठ जाता है, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंट्स। तो उनके अंदर जो दो आइसोटॉप्स मिलते हैं 16 ऑक्सीजन आइसोटॉप्स 16 एंड 18, उनकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि किस टाइम पे लैंड के ऊपर कितनी आइस थी। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये देखो जो आइसोटॉप लिख रहा है, ये आइसोटॉप तो शायद आपको पता होगा, साइंस वालों को तो ज़रूर पता होगा। कुछ साइंस में हम पढ़ते थे कि आइसोटॉप्स वो होते हैं, आइसो जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है इक्वल, तो ये इक्वल होते हैं टॉप पे। आइसोटॉप होता है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक नंबर शायद वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स से बनता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो अलग होते हैं, इस कारण से मास जो है वो डिफरेंट होता है, कुछ ऐसा सिस्टम मुझे जहाँ तक याद है। बाकी चेक कर लेना। तो क्या कह रहा है, कह रहा है ऑलमोस्ट ऑल द ऑक्सीजन इन वाटर इज ऑक्सीजन 16। कह रहा है जितनी भी ऑक्सीजन पानी में मिलती है वो ऑक्सीजन 16 होती है, बट अ फ्यू मोलिकूल्स आउट ऑफ वेरी एवरी 1000 इनकॉर्पोरेट द हैवियर आइसोटॉप 18। कह रहा है ऑलमोस्ट लगभग सारी तो ऑक्सीजन 16 होती है पानी में, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल जो एवरी 1000 के अंदर मिलते हैं, ठीक है, उनमें आइसोटोप 18 भी मिलता है, और आइसोटोप 18 जो है वो हैवियर है। व्हेन एन आइस एज बिगिंस द कंटिनेंटल आइस शीट्स ग्रो स्टेडीली रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम द ओशन दैट विल इवेंचुअली रिटर्न टू इट। कह रहा है जब एक आइस एज शुरू होती है तो जो कंटिनेंटल आइस शीट्स होती हैं वो बढ़ने लग जाती हैं, मतलब लैंड के ऊपर जो है ना आइस बढ़नी शुरू हो जाती है, स्टेडीली रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम द ओशन दैट विल इवेंचुअली रिटर्न टू इट। और अगर अगर आइस शीट बढ़ती हैं तो जो पानी ओशन से इवेपोरेट होता है वो कम हो जाता है, एक्चुअल में वो पानी ही वापिस ही आना है इसमें, लेकिन वो पानी इवेपोरेट होना कम हो जाता है। बिकॉज हैवियर आइसोटॉप्स टेंड टू बी लेफ्ट बिहाइंड when water evaporates from the ocean surfaces, the remaining ocean water becomes progressively enriched in oxygen 18। कह रहे बिकॉज हैवियर आइसोटॉप्स टेंड टू बी लेफ्ट बिहाइंड। कह रहे क्योंकि हैवियर आइसोटॉप्स बच जाते हैं व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द ओशियन सरफेसेस, जब पानी में से, ओशियन सरफेसेस में से पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो द रिमेनिंग ओशन वाटर बिकम्स प्रोग्रेसिवली एनरिच्ड इन ऑक्सीजन 18। तो बचा हुआ पानी जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन 18 हैवी हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। द डिग्री ऑफ एनरिचमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय एनालाइजिंग ओशियन सेडिमेंट्स ऑफ द पीरियड
because these sediments are composed of calcium carbonate shells of marine organisms drawn from surrounding oceans। कह रहे, देखो क्या लिखा है इसने। इसने देखो दो चीज़ें लिखनी शुरू की, कहता है 16 और 18 अगर आइसोटोप देख लो तो आप पता लगा सकते हो कितना लैंड कितना आइस थी, ठीक है, कब आइस थी। फिर कह रहा है पानी के अंदर ऑक्सीजन 16 मिलती है लेकिन आइस के अंदर ऑक्सीजन 18 मिलती है। और कह रहा है जब आइस एज बिगिन होता है तो आइस शीट्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं, जिससे पानी जो है ना इवेपोरेट होना कम हो जाता है, और जो बचता है पानी थोड़ा मोटा इवेपोरेट होने के बाद उसमें आइसोटोप 18 की एनरिचमेंट ज़्यादा हो जाती है। और फिर कह रहा है द डिग्री ऑफ एनरिचमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय एनालाइजिंग ओशन सेडिमेंट्स। और कह रहा है कि कितना एनरिच है जो जो मतलब जो ओशन के अंदर वाटर है कितना एनरिच है, उसको भी आप एनालाइज कर सकते हो ओशन के सेडिमेंट्स को देख के ऑफ द उस पीरियड के। बिकॉज क्यों, कैसे कर सकते हो, क्योंकि दीज सेडिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म ड्रॉन फ्रॉम सराउंडिंग ओशन। क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और वो कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आता है, मरीन ऑर्गेनिजम्स की शेल से आता है। तो ये शेल्स वो होती हैं दैट वर कंस्ट्रक्टेड विद ऑक्सीजन एटम्स ड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग ओशंस। सराउंडिंग ओशन से जो ऑक्सीजन एटम्स आते हैं उनसे मिलके ये चीज़ें बनती हैं। The higher the ratio of oxygen 18 to oxygen 16 in a sedimentary specimen, the more land ice there was when the sediment was laid down। कह रहे जितना ज़्यादा ऑक्सीजन 18 होगा सेडिमेंट के अंदर उतना ज़्यादा उस टाइम पे क्या मिलेगी, आइस मिलेगी लैंड के ऊपर, जब वो सेडिमेंट्री लेड डाउन हुआ, जब वो सेडिमेंट्री बना, ठीक है। एज एन इंडिकेटर ऑफ शिफ्ट्स इन द अर्थ्स क्लाइमेट, the isotope record has two advantages। First, it is a global record। अच्छा देखो, सेकंड फर्स्ट पैराग्राफ में उसने थ्योरी को बताया था कि अनटेस्टेबल है, मानी जाती थी, लेकिन अभी ये टेस्टेबल है क्योंकि एक थ्योरी आई है, एक डिस्कवरी हुई है ऑक्सीजन 16 और आइसोटोप 16 और 18 की, ऑक्सीजन 16 और 18 की। अब क्या लिख रहा है, कह रहा है एज एन इंडिकेटर ऑफ शिफ्ट्स इन द अर्थ्स क्लाइमेट द आइसोटोप रिकॉर्ड हैज़ टू एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस बता रहा है इसकी कि आइसोटोप के रिकॉर्ड से दो एडवांटेजेस हैं। कौन सी, फर्स्ट इट इज़ अ ग्लोबल रिकॉर्ड। पहली चीज़ तो ये पूरे ग्लोब का रिकॉर्ड है। देर इज़ रिमार्केबली लिटिल वेरिएशन इन आइसोटोप रेशोज इन सेडिमेंट्री स्पेसिमेंट्स टेकन फ्रॉम डिफरेंट कंटिनेंटल लोकेशंस। तो कह रहा है पहली चीज़ तो ये ग्लोबल रिकॉर्ड है, मतलब देर इज़ रिमार्केबली लिटिल वेरिएशन, बड़ी बड़ी अच्छी बात है कि ना के बराबर वेरिएशन है इन आइसोटोप रेशोज इन सेडिमेंट्री स्पेसिमेन टेकन फ्रॉम डिफरेंट कंटिनेंटल लोकेशन। अलग अलग कॉन्टिनेंटल लोकेशन से अगर आपने ये सेडिमेंट्री का ये ऑक्सीजन 16-18 का जो स्पेसिमेन उठाए हैं, जो सैंपल उठाए हैं, स्पेसिमेन हो जाता है सैंपल, तो सैंपल जो उठाए हैं उनमें कोई खास मतलब वेरिएशन देखने को नहीं मिली है। फिर कह रहा है सेकंड इट इज़ अ मोर कंटिन्यूस रिकॉर्ड देन दैट टेकन फ्रॉम रॉक्स ऑन लैंड। और कह रहा है कि ये एक कंटिन्यूस रिकॉर्ड है। अगर हम लैंड पे से कोई रिकॉर्ड उठाते हैं, रॉक्स का रिकॉर्ड उठाते हैं, उसकी बजाय ये एक कंटिन्यूस रिकॉर्ड है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेजेस सेडिमेंट्री एविडेंस कैन बी डेटेड विद सफिशिएंट एक्यूरेसी बाय रेडियोमेट्रिक मेथड्स टू एस्टेब्लिश ए प्रिसाइज क्रोनोलॉजी ऑफ द आइस एजेस। तो कह रहा है इन दोनों एडवांटेजेस के कारण हम सेडिमेंट्री एविडेंस को कैन बी डेटेड विद सफिशिएंट एक्यूरेसी, जो सेडिमेंट्री एविडेंस हमें मिल रहा है सेडिमेंट्स के अंदर से, तो हम इनको डेट दे सकते हैं विद सफिशिएंट एक्यूरेसी, प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ, बाय द रेडियोमेट्रिक मेथड्स टू एस्टेब्लिश ए प्रिसाइज क्रोनोलॉजी ऑफ द आइस एजेस। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी निकाल सकते हैं आइस एजेस की। द डेटेड आइसोटोप रिकॉर्ड शोज दैट फ्लक्चुएशन इन ग्लोबल आइस वॉल्यूम ओवर द पास्ट सेवरल 100,000 ईयर्स हैव अ पैटर्न। कह रहा है कि जो आइसोटोप से जो डेटेड रिकॉर्ड निकलता है वो ये शो करता है कि जो फ्लक्चुएशन हुई है इन ग्लोबल आइस वॉल्यूम, पूरे ग्लोब के अंदर आइस वॉल्यूम के अंदर ओवर द पास्ट सेवरल 100,000 ईयर्स, पिछले कई हजारों सालों, मतलब 100,000 ईयर्स, सेवरल 100,000 ईयर्स, मतलब कई
कई हजारों, कई कई लाखों, मतलब 100 और 1000 लगा दिया तो कई लाखों सालों के पैटर्न में ना, मतलब हैव ए पैटर्न, उनका एक ही पैटर्न निकला है। कौन सा? एन आइस एज अकर्स रफली वंस एवरी 1 लाख ईयर्स। आइस एज आ जाती है कब आती है? हर 1 लाख साल बाद। कह रहे दीज डेटा हैव एस्टेब्लिश्ड ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन वेरिएशन इन द अर्थ्स ऑर्बिट एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द आइस एजेस। क्या कह रहा है? कह रहे दीज डेटा हैव एस्टेब्लिश्ड ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन वेरिएशन इन द अर्थ्स ऑर्बिट। इस डेटा ने एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया है कि वेरिएशन अर्थ की ऑर्बिट में और आइस एज के पीरियड में एक कनेक्शन दे दिया है। मतलब कि इससे हमें ये चीज़ पता लग गई है कि कब आइस एज शुरू हुई, कब कब आइस एज आती है। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? फर्स्ट पैराग्राफ में यही यही चीज़ें माइंड में रखनी है बस, कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा कि कोई थ्योरी है जिसको टेस्ट नहीं किया जा सकता। अभी तक माना जा रहा था कि टेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसी थ्योरी का टेस्ट बताया कि ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 की हेल्प से, आइसोटॉप्स की हेल्प से हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। और फिर बता रहा है कि इस टेस्ट को करने के 2 एडवांटेजेस भी हैं कि पूरे ग्लोब में सेम रिकॉर्ड मिलता है, और दूसरा एडवांटेज इसने दिया था कि बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हम इससे काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसका रिजल्ट बता दिया कि हर 1 लाख साल में आइस एज आती है। कुछ ऐसी बातें अभी तक लिखी हैं। आगे क्या लिख रहा है देखो। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट other factors such as volcanic particulates or variations in the amount of sunlight received by the earth could potentially have affected the climate। कह रहा है however it is important to note that। कह रहा है अब देखो however लगा दिया। however का मतलब पता है क्या होता है? मतलब वो कहीं और से कुछ और पे मोड़ रहा है अब आपको। कह रहा है however it is important to note that। कह रहा है ये चीज़ भी important है ये नोट करना भी कि other factors such as volcanic particulates or variation in the amount of sunlight received by the earth could potentially have affected the climate। तो कह रहा है अलग चीज़ों से भी, भाई जैसे वोल्केनिक पार्टिकुलेट्स हो गए या वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय द अर्थ, भाई अर्थ पे कितनी सनलाइट आ रही है, कुड पोटेंशियली हैव अफेक्टेड द क्लाइमेट। इन चीज़ों ने भी पोटेंशियली अफेक्ट किया होगा किसको? क्लाइमेट को। द एडवांटेज ऑफ द मिलनकोविच थ्योरी इज दैट इट इज़ टेस्टेबल। अब देखो ऑथर क्या लिख रहा है। कह रहा है एडवांटेज ऑफ द मिलनकोविच थ्योरी इज दैट इट इज़ टेस्टेबल। इसको टेस्ट किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। चेंजेस इन द अर्थ्स ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड एंड डेटेड बाय अप्लाइंग न्यूटन्स लॉज ग्रेविटी टू प्रोग्रेसिवली अर्लियर कॉन्फिगरेशंस ऑफ द बॉडीज इन द सोलर सिस्टम। भाई कह रहे हैं कि जो चेंजेस हुए हैं अर्थ की ऑर्बिट में उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उनकी डेट चेक कर सकते हैं न्यूटन की ग्रेविटी और प्रोग्रेसिवली अर्लियर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडीज इन द सोलर सिस्टम। मतलब न्यूटन की थ्योरी लगा के, अलग अलग थ्योरीज लगा के हम उनको चेक कर सकते हैं। येट द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अदर पॉसिबल फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबल क्लाइमेट डजेंट मेक देम अनइम्पोर्टेंट। कह रहे लेकिन अगर आपको दूसरा इन्फॉर्मेशन आपके पास है नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, भाई सिर्फ इसी थ्योरी के ऊपर ही सब चीज़ें बेस कर लो ना। कह रहा है वो चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं। बस ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में कहा थ्योरी टेस्टेबल नहीं मानी जाती थी। सेकंड पैराग्राफ में बताया थ्योरी को टेस्ट किया जा सकता है। थर्ड में उसके एडवांटेजेस बता दिए। फोर्थ में कह रहा है लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि यही थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर बेस्ड मत चलना। ठीक है ना। तो देखो पैसेज वॉज ईजी, पैसेज वॉज नॉट दैट मच टफ। ठीक है, अब थोड़ा सा हम क्वेश्चंस को देखते हैं। इन द पैसेज द ऑथर इज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन। ऑथर क्या बताना चाह रहा है पैसेज के अंदर, पूरे पैसेज की क्या थ्योरी है वो देखते हैं। सजेस्टिंग एन अल्टरनेटिव टू एन आउटडेटेड रिसर्च मेथड। इसने देखो अल्टरनेटिव नहीं बताया है, अल्टरनेटिव तो होता है ऑप्शन। तो इसने जो ये मिलनकोविच था उसकी थ्योरी का कोई अल्टरनेटिव तो नहीं बताया है।
ख़त्म हो जाता है ये ऑप्शन। ऑप्शन हमेशा एलिमिनेशन पे चलेंगे। क्लोज टेस्ट में भी जैसा हमने सीखा है कि हम एलिमिनेशन करेंगे, वैसे ही हम इसके अंदर भी एलिमिनेशन के थ्रू ही चलेंगे। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू रिसर्च मेथड दैट कॉल्स एन एक्सेप्टेड थ्योरी इनटू क्वेश्चन। कह रहा है एक न्यू रिसर्च मेथड लेके आया जिससे कोई एक्सेप्टेड थ्योरी कॉल इनटू क्वेश्चन। कॉल इनटू क्वेश्चन होता है रेज डाउट, जिसके उससे उस थ्योरी पे डाउट्स उठ रहे हैं। इसने ये तो कुछ किया ही नहीं कि इसकी मिलनकोविच की थ्योरी पे डाउट्स उठा दिए ना। लास्ट में तो बस ये कहा है कि भाई थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। एम्फसाइजिंग द इंस्टेबिलिटी ऑफ डेटा गैथर्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू साइंटिफिक मेथड। पहली चीज़ तो न्यू साइंटिफिक मेथड को डिनोट नहीं किया, वो डिनोट किया है आइसोटॉप वाला, लेकिन उसकी इंस्टेबिलिटी नहीं बताई, उसकी तो स्टेबिलिटी बताई है कि वो बढ़िया चीज़ है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन है प्रेजेंटिंग ए थ्योरी एंड डिस्क्राइबिंग ए न्यू मेथड टू टेस्ट दैट थ्योरी। कह रहे एक थ्योरी प्रेजेंट की पहले मिलनकोविच की, और फिर एक नया मेथड बता दिया कि जिससे उसको टेस्ट किया जा सकता है। किया तो है इसने ये चीज़, लेकिन अगला ऑप्शन और देखते हैं पहले। इनिशिएटिंग ए डिबेट अबाउट अ वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी। कोई डिबेट नहीं करवा रहा ये, इसने तो सिंपल सी ये 2-4 चीज़ें लिखी हैं कि भैया ये थ्योरी है और इसको कर लोगे तो फ़ायदे में रहोगे। तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है फोर्थ। तो ऑप्शंस के थ्रू गए, पैसेज को समझ के तो कुछ भी नहीं है पैसेज के अंदर। अगला देख रहे हैं। द ऑथर ऑफ द पैसेज वुड बी मोस्ट लाइकली टू अग्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मिलनकोविच थ्योरी। कह रहा है ऑथर ऑफ द पैसेज वुड बी मोस्ट लाइकली टू अग्री। कह रहा है ऑथर किस चीज़ से अग्री करेगा विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मिलनकोविच थ्योरी। मिलनकोविच की थ्योरीज के बारे में अगर कोई स्टेटमेंट दी जाए तो क्या देख रहे हैं, ऑप्शन देख रहे हैं। कह रहा है इट इज़ द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द आइस एजेस। ये ओनली एक्सप्लेनेशन है और कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। लास्ट में जाते जाते तो वो कह गया सिर्फ इसी को ना मानो, और भी चीज़ें फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसा उसने नहीं कहा। फिर कह रहा है इट इज़ टू लिमिटेड टू प्रोवाइड अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द आइस एजेस डिस्पाइट रिसेंट रिसर्च फाइंडिंग्स। कह रहा है बड़ी लिमिटेड सी थ्योरी है मिलनकोविच की, जिससे मतलब कोई ख़ास हम आइस एजेस के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे। इसने तो कहा है कि बहुत बढ़िया थ्योरी है, एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन देखो, कह रहा है इट कैन नॉट बी टेस्टेड एंड कन्फर्म्ड अंटिल फर्दर रिसर्च ऑन वोल्केनिक एक्टिविटी इज डन। कह रहे इट कैन नॉट बी टेस्टेड, ये बात लिखी थी, एंड कन्फर्म्ड बिल्कुल, अनटिल जब तक, कब तक, जब तक फर्दर रिसर्च ऑन वोल्केनिक एक्टिविटी इज डन। वोल्केनिक एक्टिविटी को नहीं कह रहा, ये वोल्केनिक एक्टिविटी तो लास्ट में लिख रहा है कि उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। इसने तो कहा है कि बस वो सेडिमेंट्स का कर लो, आइसोटॉप्स ढूंढ लो 16-18 आप निकाल लोगे, तो ऑप्शन ये भी एलिमिनेट हो गया। इट इज़ वन प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन दो नॉट द ओनली वन फॉर द आइस एजेस। प्लॉजिबल हो जाता है पॉसिबल, तो कह रहा है कि ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, दो नॉट द ओनली वन, लेकिन सिर्फ ओनली वन नहीं है फॉर द आइस एजेस। हाँ ये बात तो लिखी है कि भाई एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अकेली यही नहीं है, इसके अलावा भी और चीज़ों पे डिपेंडेंट हो सकती है। अगला और देखते हैं, फोर्थ एलिमिनेट नहीं हो रहा। इट इज़ नॉट अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द आइस एजेस ऑल्दो इट हैज़ ओपनड अप प्रॉमिसिंग पॉसिबिलिटीज़ फॉर फ्यूचर रिसर्च। ना जी ना, इट इज़ नॉट अ प्लॉजिबल नहीं हो सकता, इट इज़ अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा है इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट द आइसोटॉप रिकॉर्ड टेकन फ्रॉम ओशियन सेडिमेंट्स वुड बी लेस यूजफुल टू रिसर्चर्स इफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रू। कह रहे ये चीज़ हम इन्फर कर सकते हैं पैसेज से कि आइसोटॉप का जो रिकॉर्ड लिया गया है ओशियन सेडिमेंट से वुड बी लेस यूजफुल, वो बिल्कुल कम यूजफुल हो जाएगा रिसर्चर्स के लिए अगर कोई इनमें से एक चीज़ ट्रू हो जाए। कौन सी चीज़ ट्रू हो जाए देखते हैं। इट इंडिकेटेड दैट लाइटर आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन प्रीडोमिनेटेड एट सर्टेन टाइम्स। लाइटर आइसोटॉप्स मतलब ऑक्सीजन 16, और कह रहा है अगर ये चीज़ इंडिकेट हो जाए ना कि ऑक्सीजन 16 जो हैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेट करते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा उन्हीं की वो थी संख्या थी, ठीक है। तो अल्टीमेटली यार इससे तो पता लग ही जाएगा, क्योंकि अगर किसी टाइम पे ऑक्सीजन 16 ज़्यादा है तो आइसेज नहीं चल रही है, ऑक्सीजन 18 ज़्यादा है तो आइसेज चल रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। इट हैड फार मोर गैप्स इन इट्स सीक्वेंस देन द रिकॉर्ड टेकन फ्रॉम रॉक्स ऑन लैंड।
देखो इसने ना एडवांटेज बताई थी। ये देखो, ये जो पैराग्राफ है नीचे वाला, इसमें लिख रहा है कि टू एडवांटेजेस हैं। इट इज़ अ ग्लोबल रिकॉर्ड, देयर इज रिमार्केबली लिटिल वेरिएशन इन आइसोटोप रेशियोज इन सेडिमेंट्री स्पेसिमेन टेकन फ्रॉम डिफरेंट कंटिनेंटल लोकेशन। अलग अलग कंटिनेंटल लोकेशन से भी आपने अगर वो लिया है ना, तब भी कोई खास उसके अंदर वो नहीं है। और कह रहा है इट इज़ अ मोर कंटिन्यूस रिकॉर्ड देन दैट टेकन रॉक्स ऑन लैंड। कंटिन्यूस रिकॉर्ड है। और देखो यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है इट हैड फार मोर गैप्स इन इट्स सीक्वेंस देन द रिकॉर्ड टेकन फ्रॉम द रॉक्स ऑन द लैंड। यानी कि जो इसका बेनिफिट है वही इसका कह रहा है कि अगर ये चीज़ इसका उल्टा अगर ट्रू हो जाए तो जो चीज़ बेनिफिट है वो तो ख़त्म ही हो जाएगा इसका। यानी कि इससे प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो सेकंड ऑप्शन को एक बार छोड़ के चलते हैं, आगे वाले ऑप्शन पढ़ते हैं। इट इंडिकेटेड दैट क्लाइमेट शिफ्ट्स डिड नॉट अकर एवरी 1 लाख ईयर्स। तो 1 लाख में नहीं होगी तो 2 लाख में हो जाएगी, इससे तो कोई खास रिसर्चर्स को फर्क ना पड़ता। इट इंडिकेटेड दैट रेशियोज ऑफ ऑक्सीजन 16 एंड ऑक्सीजन 18 इन ओशियन वाटर वर नॉट कंसिस्टेंट विद दोज फाउंड इन फ्रेश वाटर। कह रहे कि अगर ये चीज़ इंडिकेट हो जाती कि ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 का जो ओशियन वाटर के अंदर जो रेशो है वो उसके उसके बराबर नहीं है जो फ्रेश वाटर में मिलता है, तो ना हो बराबर, उससे हमने क्या लेना देना है। क्योंकि अल्टीमेटली आइस एज अगर होगी, एक ऐसा टाइम जब आएगा जब टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाएगा, तो मेन पानी इस धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा पानी तो समुद्र के अंदर है ना। वहाँ का पानी अगर जम रहा है तो मतलब पानी मतलब आइस एज चल रही है, ये सिंपल सी बात है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिफ्थ और देख लो, कह रहा है इट स्ट्रेच बैक फॉर ओनली अ मिलियन ईयर्स। कह रहा है कि भाई ये पीछे मतलब मिलियन ईयर का ही डाटा अगर हमें मिलता तो इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। जो सेकंड ऑप्शन था ना, देखो क्वेश्चन क्या था, कह रहा है इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट द आइसोटोप रिकॉर्ड टेकन फ्रॉम ओशन सेडिमेंट्स वुड बी लेस यूजफुल। कह रहा है आइसोटोप का रिकॉर्ड जो हम ले रहे हैं, जिससे हम आइस एज पता लगा रहे हैं, वो यूजफुल नहीं रहेगा रिसर्चर्स के लिए अगर इट हैड फार मोर गैप्स इन इट्स सीक्वेंस। यहाँ वो दिया ही था, कह रहा है बिकॉज ऑफ सेकंड जो एडवांटेज दिए, क्या दिया, सेकंड इट इज़ अ मोर कंटिन्यूस रिकॉर्ड देन दैट टेकन फ्रॉम रॉक्स ऑन लैंड। तो मोर कंटिन्यूस है तभी तो इसका फ़ायदा है, और फ़ायदा तब ना होता अगर इसके अंदर गैप मिलता तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। अगला देख रहे हैं, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द रेशियोज ऑफ ऑक्सीजन आइसोटॉप्स इन ओशियन सेडिमेंट्स। कह रहा है पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ ट्रू है रेशियोज के बारे में ऑक्सीजन आइसोटॉप्स की। ये देखो जी, यहाँ अभी जब हम एडवांटेज पढ़ रहे थे ना, यहीं लिखा था। देखो, फर्स्ट इट इज़ अ ग्लोबल रिकॉर्ड, देयर इज रिमार्केबली लिटिल वेरिएशन इन आइसोटोप रेशियोज। लिटिल वेरिएशन है इनमें। फर्स्ट ऑप्शन देखो, कह रहे थे इंडिकेट दैट सेडिमेंट्स फाउंड ड्यूरिंग द एन आइस एज कंटेन मोर कैल्शियम कार्बोनेट देन सेडिमेंट्स फॉर्म्ड एट अदर टाइम्स। देखो इसने अदर टाइम्स के कैल्शियम कार्बोनेट की कहीं भी बात नहीं की थी। ये देख लो आप, सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में लिख रहा है। क्या लिख रहा है, कह रहा था ये ऑक्सीजन 18 लिखा है नीचे से 5वीं 6ठी लाइन में, और उसके साथ में देखो क्या लिख रहा है, कह रहा है द डिग्री ऑफ एनरिचमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय एनालाइजिंग ओशियन सेडिमेंट्स ऑफ द पीरियड बिकॉज दीज सेडिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म, shells that were constructed with oxygen atoms drawn from surrounding ocean। इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि जो they indicate that sediments found during an ice age contain more calcium carbonate। भाई उनके अंदर आइस एज वालों में तो ज़्यादा होता है कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरों में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं लिखा। इसने कहा है आइस एज वालों में कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगला देख रहे हैं, कह रहे दे आर less reliable than evidence from rocks on land in determining the volume। less reliable कहाँ है, वो तो reliable तो है। सेकंड ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं, कह रहे दे कैन बी यूज टू डिड्यूस द रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ लैंड आइस दैट वॉज प्रेजेंट व्हेन द सेडिमेंट वॉज लेड डाउन। कह रहे दे कैन बी यूज
to reduce the relative volume of land ice that was present when the sediment was laid down. Which of the following is true? कह रहा है ऑक्सीजन आइसोटॉप के रेशो से आप पता लगा सकते हो कि रिलेटिव वॉल्यूम कितना था लैंड आइस पे, लैंड के ऊपर आइस का, दैट वाज प्रेजेंट व्हेन द सेडिमेंट वाज लेड डाउन। हाँ, पता तो लगा सकते हो। लेकिन अगले ऑप्शन और देख रहे हैं। कह रहा है दे आर मोर अनप्रिडिक्टेबल ड्यूरिंग एन आइस एज। अनप्रिडिक्टेबल की तो बात ही नहीं की, खत्म हो जाता है। दे कैन बी यूज टू डिटरमाइन एटमॉस्फेरिक कंडीशन नहीं बनाना है, आइस एज बताने के लिए यूज होते हैं। तो फिफ्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता। देखो ऑप्शंस को अगर एलिमिनेट करके चलोगे तो पैसेज के अंदर कोई खास दम नहीं बचता। अगला पैसेज, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट द प्रिसिपिटेशन फॉर्म्ड फ्रॉम इवेपोरेटेड ओशियन वाटर हैज। प्रिसिपिटेशन होता है जो जो बारिश होती है ना, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। ठीक है, तो कह रहा है पैसेज से आपको क्या पता लगता है कि जो प्रिसिपिटेशन है इवेपोरेटेड ओशियन वाटर से, उसमें क्या है। इसने क्या लिखा था, इसने देखो यहाँ पे लिखा था ऑक्सीजन 16 एंड 18 लिखा था, फाउंड इन ओशियन सेडिमेंट्स। कह रहा है ऑलमोस्ट ऑल द ऑक्सीजन इन वाटर इज ऑक्सीजन 16, but a few molecules out of every thousand have heavier isotope 18. When an ice age begins, the continental ice sheets grow, steadily reducing the amount of water evaporated from the ocean that will eventually return to it. क्यों? Because heavier isotopes tend to be left behind then when water evaporates. यानी कि जब पानी उड़ता है, इवेपोरेट होता है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन 16 उड़ता है, ऑक्सीजन 18 नहीं जाता। अब ये पूछ रहा है कि इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट प्रिसिपिटेशन फॉर्म्ड फ्रॉम इवेपोरेटेड ओशन वाटर हैज़। तो जो पानी उड़ा उसके अंदर क्या है? द सेम आइसोटॉपिक रेशन एज ओशियन वाटर, सेम है या मतलब उसके अंदर रेशो कम है? उसके अंदर रेशो कम है। देखो लिख रहा है सेकंड ऑप्शन, लेस ऑक्सीजन 18 देन डज ओशियन वाटर। ऑक्सीजन 18 कम है, बिल्कुल ना के बराबर ही होती है उसमें। तो थर्ड ऑप्शन देखो, कह रहा है लेस ऑक्सीजन 18 देन हैज़ द आइस कंटेन्ड इन कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स। आइस की तो यहाँ पे बात ही नहीं हुई। ओशियन वाटर के अंदर जो है ऑक्सीजन 18 बढ़ जाता है और ऑक्सीजन 16 लगभग ऊपर उड़ जाता है। ये चीज़ लिखी थी इसने। फिर क्या कह रहा है फोर्थ ऑप्शन देखो, ए डिफरेंट आइसोटॉपिक कंपोजिशन दैट हैज़ प्रिसिपिटेशन फॉर्म्ड फ्रॉम वाटर ऑन लैंड। कह रहा है बारिश के लिए कंपोजिशन बिल्कुल अलग बन जाती है, यानी कि ना तो ऑक्सीजन 16 होता है ना 18 होता है। ऐसी कहीं भी बात नहीं लिखी है, इसने डायरेक्ट ये लिखा है कि ऑक्सीजन 16 ज़्यादा होता है। अगला ऑप्शन और देखो, मोर ऑक्सीजन 16, ये बात भी तो हो सकती है। लेस ऑक्सीजन 18 सेकेंड ऑप्शन में था, अब यहाँ लिखना है मोर ऑक्सीजन 16, लेकिन क्या लिख रहा है, देन हैज़ प्रिसिपिटेशन फॉर्म्ड फ्रॉम फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर की कहीं पे भी बात नहीं की है, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। आंसर बनता है सेकंड ऑप्शन। क्या लिख रहा है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ट्रू ऑफ द आइस एजेस। आइस एजेस के बारे में क्या चीज़ ट्रू है? कह रहा है द लास्ट आइस एज अकर्ड अबाउट 25,000 ईयर्स अगो। 25,000 ईयर्स की कहीं बात नहीं लिखी। इसने कहा था कि हर 1 लाख साल में आइस एज आती है, और कुछ भी नहीं लिखा। क्या लिख रहा है, आइस एजेस हैव लास्टेड अबाउट 10,000 ईयर्स फॉर एटलीस्ट द लास्ट सेवरल 100,000 ईयर्स। 10,000 ईयर्स। इसने ये बात कहीं नहीं लिखी कि कितने साल आइस एज जो है ना वो लास्ट होती है, बनी रहती है। ऐसी बात कहीं भी नहीं लिखी, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता हमारा। एक ही ऑप्शन बच रहा है, थर्ड, यही मेरे हिसाब से आंसर होगा। देख लेते हैं। कह रहा है आइस एजेस हैव अकर्ड अबाउट एवरी 1 लाख ईयर्स फॉर एटलीस्ट द लास्ट सेवरल 100,000 ईयर्स। हाँ, ये वाली बात इसने लिखी थी कि आइस एजेस जो है ना उन वो 1 लाख, ये देखो लास्ट में लिखा है, है ना 1 लाख। इसको ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कह रहे द डेटेड आइसोटोप रिकॉर्ड शोज दैट द फ्लक्चुएशन इन ग्लोबल ice volume over the past several 100,000 years have a pattern. An ice age occurs roughly once every 1 lakh years. तो पिछले several 100,000 years का ये पैटर्न है कि आइस एज 1 लाख ईयर्स में आती है। ठीक है ना, तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो थर्ड ओनली। अगला देखो, कह रहा है इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द
passage that calcium carbonate shells are not as sorry, it can be inferred from the passage that calcium carbonate shells, कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स के बारे में कुछ पूछना चाह रहा है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स आर नॉट एज ससेप्टेबल टू डिटेरियोरेशन एज रॉक्स, कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना वो उतना जल्दी डिटेरियोरेट नहीं होता जितना जल्दी रॉक्स हो जाती हैं। तो डिटेरियोरेट का मतलब होता है कम पड़ना, ख़त्म हो जाना। तो यहाँ तो कोई ऐसी तो बातें नहीं लिखी, कहीं नहीं लिखी, फर्स्ट ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स आर लेस कॉमन इन सेडिमेंट्स फॉर्म ड्यूरिंग एन आइस एज, लेस कॉमन थोड़ी हैं, उसके अंदर तो ज़्यादा है, तो सेकंड ऑप्शन भी ख़त्म हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है आर फाउंड ओनली इन एरियाज दैट वर वंस कवर्ड बाय लैंड आइस। देखो इसने ये लिखा है कि जहाँ पे लैंड आइस है वहाँ पे शेल्स मिलती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, लेकिन इसने ये नहीं लिखा कि सिर्फ वहीं मिलती हैं, तो ये ऑप्शन भी ख़त्म हो जाता है। कंटेन रेडियो एक्टिव मटीरियल दैट कैन बी यूज टू डिटरमाइन अ सेडिमेंट्स आइसोटॉपिक कंपोजिशन, रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है उसके अंदर जिससे आप आइसोटॉप बता सकते हो सेडिमेंट का, क्या फालतू चीज़ें लिख रहा है। फिफ्थ ऑप्शन देखो, कह रहा है रिफ्लेक्ट द आइसोटॉपिक कंपोजिशन ऑफ द वाटर एट द टाइम द शेल्स वर फॉर्म्ड। देखो एक बार पढ़ लेते हैं लास्ट में चल के, हमें पता है ये रहा। कह रहे द हायर द, लास्ट सेंटेंस देख रहे हैं हम सेकंड पैराग्राफ का, द हायर द रेशो ऑफ ऑक्सीजन 18 टू ऑक्सीजन 16 इन अ सेडिमेंट्री स्पेसिमेन द मोर लैंड आइस देयर वाज व्हेन द सेडिमेंट वाज लेड डाउन। इससे ऊपर होगा द डिग्री ऑफ एनरिचमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय एनालाइजिंग ओशियन सेडिमेंट्स ऑफ द पीरियड बिकॉज दीज सेडिमेंट्स आर कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कह रहे हैं इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट हैं, तो हम इनसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ओशियन के सेडिमेंट्स को हम एनालाइज कर सकते हैं कि कितना एनरिचमेंट है, एनरिचमेंट मतलब कितना इसके अंदर ऑक्सीजन 18 है। ऑप्शन देखो फिफ्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, रिफ्लेक्ट द आइसोटॉपिक कंपोजिशन ऑफ द वाटर एट द टाइम ऑफ द शेल्स वर फॉर्म्ड। तो इससे हम पता लगा सकते हैं ये रिफ्लेक्ट करता है आइसोटॉपिक कंपोजिशन, भी कौन सा आइसोटॉप इसके अंदर है। फिफ्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखो, कह रहे द पर्पज ऑफ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। लास्ट पैराग्राफ में इसने क्या किया था, देखो पहले पैराग्राफ में इसने बताया कि थ्योरी टेस्टेबल नहीं है, दूसरे में इसने कहा कि थ्योरी को टेस्ट किया जा सकता है, एक नई डिस्कवरी हुई है। फिर थर्ड पैराग्राफ में उस थ्योरी को टेस्ट करने के बाद क्या रिजल्ट निकल के आया वो रिजल्ट बता दिया। और लास्ट पैराग्राफ में इसने कहा था कि भाई देखो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यही एक थ्योरी है, थ्योरी और भी कोई यूज़ हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी एक थ्योरी को ही आप यूज़ करके आप रिजल्ट निकाल लोगे, ठीक है ना। तो क्या लिख रहा है देखो, ऑप्शंस पढ़ते हैं। कह रहा है ऑफर ए नोट ऑफ क्वेश्चन, इसने कहा भाई थोड़ा सा क्वेश्चन, भाई ये नहीं है कि सिर्फ यही सब है, क्वेश्चन तो है। देखते हैं अगले ऑप्शन और देखते हैं। इंट्रोड्यूस न्यू एविडेंस, नया एविडेंस कुछ भी नहीं दिया। प्रेजेंट टू रिसेंट डिस्कवरीज, कोई रिसेंट डिस्कवरीज नहीं दी। समराइज मटेरियल इन द प्रीसीडिंग, पीछे वाले को समराइज नहीं किया, समराइज करता तो लिख देता जी 1 लाख ईयर की आइस एज होती है, आइस एज में ये और ऐसे वैसे जो भी लिखता, ठीक है, तो समराइज नहीं किया। फिर कह रहा है ऑफर टू एक्सप्लेनेशन फॉर ए फिनोमिना, और कोई दो एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी। तो फर्स्ट ऑप्शन ऑफर अ नोट ऑफ क्वेश्चन, भाई एक थोड़ा सा सचेत कर दिया कि भाई थोड़ा सा ध्यान दे लेना इस चीज़ पे, ये मत करना कि जी यही सब चीज़ सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन और देखो, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन एडवांटेज ऑफ स्टडिंग द आइसोटॉप रिकॉर्ड ऑफ ओशियन सेडिमेंट्स इज दैट इट, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग एक एडवांटेज आइसोटॉप को स्टडी करने की वो ओशियन सेडिमेंट्स में क्या है। एडवांटेजेस यहाँ पे दो दी थी, दोनों एक बारी दोबारा पढ़ाते हैं। ये देखो थर्ड पैराग्राफ में लिखी थी ना, फर्स्ट इट इज़ अ, दो एडवांटेजेस लिख रहा, कह रहा है फर्स्ट इट इज़ अ ग्लोबल रिकॉर्ड, देयर इज़ रिमार्केबली लिटिल वेरिएशन इन आइसोटॉप रेशोज, ठीक है ये। और सेकंड इट इज़ अ मोर कंटिन्यूस रिकॉर्ड, पहले तो कह रहा है ग्लोबल रिकॉर्ड है मतलब वेरिएशन नहीं है, दूसरा कह रहा है कि कंटिन्यूस रिकॉर्ड है मतलब गैप नहीं है इसके रिकॉर्ड में, ठीक है। इनमें से ज़रूर कुछ ना कुछ आंसर में दे रहा होगा। ऑप्शंस देखते हैं, कह रहा है इट कॉरेस्पॉन्ड्स विद द रिकॉर्ड ऑफ आइस वॉल्यूम टेकन फ्रॉम रॉक्स ऑन लैंड, कह रहा है जो आइस वॉल्यूम
का रिकॉर्ड लिया गया है रॉक्स के ऊपर से, उसके इक्वल चलता है ना, उसके बारे में तो इसने एक चीज़ लिखी थी कि भाई वो भी क्लियरली सही डेटा नहीं दे पाता, रॉक्स वाला जो है कुछ ऐसा लिखा था। तो ये तो ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन देखो, कह रहा है shows little variation in isotope ratios when samples are taken from different continental location। हाँ सही तो बात है, यही तो लिखा है, shows little variation in isotope ratios। देख लो एक बार दोबारा पढ़ लो। कह रहा है फर्स्ट इट इज़ अ ग्लोबल रिकॉर्ड, देयर इज रिमार्केबली लिटिल वेरिएशन इन आइसोटोप रेशोज। यही बात लिख रहा है यहाँ भी, कह रहा है शोज लिटिल वेरिएशन। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एज इट इज़ फैक्ट उठा के यहाँ पे रख दिया है। मेरे को तो दिख गया सेकंड आंसर है, बाकी ऑप्शंस को एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी। कोरस्पॉन्ड्स विद द प्रिडिक्शंस ऑलरेडी मेड बाय क्लाइमेटोलॉजिस्ट, प्रिडिक्शन से कोरस्पॉन्ड करता है। कन्फर्म्स द रिकॉर्ड ऑफ आइस वॉल्यूम इनिशियली एस्टेब्लिश्ड बाय एनालाइजिंग वेरिएशन इन वोल्केनिक एमिशन। फिर कह रहा है प्रोवाइड्स डेटा दैट कैन बी यूज टू सब्सटेंशिएट रिकॉर्ड्स कंसर्निंग वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड। फालतू चीज़ें लिख रहा, कोई मतलब की बात नहीं लिख रहा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो एक चीज़ बता देता हूँ, पैसेज की अंडरस्टैंडिंग है जो कुछ अच्छा करवाएगी। पैसेज की अगर अंडरस्टैंडिंग बन गई तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, और अगर पैसेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, पैसेज को थोड़ा सा टाइम दे दो। मान लो पैसेज को आपने, मतलब आपके पास टोटल थे 20 मिनट, आपने 10 मिनट लगा दिए, लेकिन 10 मिनट में पैसेज के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि 7 क्वेश्चन ठीक करवा सकता है। और अगर वो 7 क्वेश्चन ठीक कर दिया, हमारी कट ऑफ तो वहीं क्लियर हो जाती है। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली पैसेज को करने की आदत भी अभी से डालनी पड़ेगी। मैंने एक चीज नोटिस की है, आप में से मैक्सिमम लोग टेस्ट करते हुए पैसेज तो अटेम्प्ट ही नहीं करते। आप लोग देखते हो टाइम नहीं है, पैसेज नहीं अटेम्प्ट करना। अरे कोई बात नहीं, अपना क्लास के अंदर टाइम नहीं होता, अटेम्प्ट नहीं हो पाता, घर पे जाके कोशिश तो जरूर करो पैसेज को अटेम्प्ट करने की। एक बार ही स्टार्ट करोगे ना पैसेज अटेम्प्ट करना, धीरे 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 हमारे को हैबिट हो जाएगी। और जब एक बारी हैबिट हो जाएगी ना इसको पैसेज को करने की, बस फिर आप समझ लेना कि बहुत अच्छा करने लगोगे आप। ठीक है, और अच्छा स्कोर करोगे। तो अल्टीमेटली पैसेज को बस थोड़ा सा माइंड के अंदर रखते हुए पैसेज को सॉल्व किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखो। साथ में अगेन मैं तो एक ही बात बोलूँगा, डेली रीडिंग जरूर करो। ठीक है, रीडिंग कंटिन्यू रखोगे तो आप बहुत इजीली बहुत अच्छा और ज़्यादा अचीव कर सकते हो। ठीक है जी, तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।